Jungle. हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि कुशवाहा पे आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के। इसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था ईरानी और यूनानी आक्रमण, जिसने हमने बात किया था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ, कब हुआ, इसकी बात किया था। और उसके पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जो भी हमारे मगध पे जो भी प्रमुख राजवंश थे उसकी बात किया, जैसे कि नंद वंश था, जो नंद वंश के लास्ट में घनानंद रहता है, उसको हरा के फिर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो आज हम उसी साम्राज्य की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ही बड़े लेवल तक फैला हुआ था। बहुत ही एरिया उसका उत्तर से दक्षिण तक अगर जोड़ेंगे एरिया तो चारों तरफ ये फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और बहुत ही संगठित था। तो इससे हम मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, तो मौर्य साम्राज्य के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है अगर इसकी बात की जाए तो पहले हम देखेंगे स्रोत कि मौर्य काल के बारे में हमें कहाँ से ज्ञान होता है, क्या क्या मौर्य साम्राज्य के समय क्या क्या चीजें थे। तो हमको स्रोत देखना है कि स्रोत क्या होंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे राजनीतिक दशाएं। राजनीतिक दशाएं मतलब राजा की नीतियां। राजा की नीतियां कहने का मतलब जैसे कि जो भी प्रमुख राजा रहे, जैसे कि हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हम बात करेंगे बिंदुसार। फिर हम बात करेंगे अशोक। और उसके बाद हम देखेंगे तो बृहदत्त, जो हमारा लास्ट रूलर होगा, बृहदत्त लास्ट रूलर होगा। तो राजनीतिक दशाएं में हम ये सब चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से राजा बने, प्रमुख राजा, और उनका क्या क्या उनका नीतियां थी, उनके समय का क्या शासनकाल रहा, इसकी चर्चा हम करेंगे। साथ ही देखेंगे प्रशासन, क्या प्रशासन था, मौर्य वंश का प्रशासन कैसा था। दो तरह के प्रशासन को देखने को मिलेगा हमें, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। जो केंद्रीय कहने का जो राजा का जो एक मेन जो यहाँ पे केंद्र था वहाँ का प्रशासन क्या था, और जो छोटे छोटे प्रांत बसे हुए थे, मतलब राजा के अंडर में जो छोटे छोटे प्रांत, जैसे कि आज हम राज्य देख रहे हैं और एक हम पूरे देश देख रहे हैं, तो प्रांत में हम देखेंगे कि प्रांत में क्या क्या व्यवस्था था। इस तरह की चीज़ों की हम चर्चा आज करेंगे प्रशासन के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे केंद्रीय में अगर देखेंगे तो मंत्री परिषद, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। गुप्तचर व्यवस्था, ये सब देखने को आपको मिलता है प्रशासन के अंदर। तो प्रशासन में पढ़ेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन देखेंगे, उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन क्या था, उस समय के लोग का क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, क्या उनका सांस्कृतिक जीवन का क्रियाकलाप था, ये चीज का चर्चा हम करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में। तो ये हो सकता है मौर्य साम्राज्य का बड़ा चला जाए, 3-4 लेक्चर चला जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे आर्थिक जीवन क्या था उस समय का। फिर देखेंगे पतन की, आखिरकार मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि देखेंगे हम बृहदत्त की हत्या कर रहा था पुष्यमित्र शुंग 885 BC में, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है हमारे मगध पे। तो उस तरह से हम देखेंगे पतन कैसे होता है, क्या कारण होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम पहले अपना स्रोत से। हम स्टार्ट करेंगे स्रोत से कि हमारा स्रोत में क्या क्या पढ़ना, कहाँ से हमको जानकारी मिलता है। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। स्रोत में आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने लिखा है साहित्यिक स्रोत, मतलब कुछ कुछ का उस समय का जो भी लिखा गया ग्रंथ, जो भी साहित्यिक चीज़ें लिखी गई है उससे भी हमें जानकारी मिलता है सबसे ज़्यादा उस समय। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इसको मौर्य साम्राज्य को हम बोलते हैं प्रकाशमान काल। मौर्य साम्राज्य को हम लोग प्रकाशमान काल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें स्रोत प्राप्त है, हमें साहित्यिक स्रोत भी, पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त है इसको चीज़ को हमें जानने के लिए। तो प्रकाशमान इसलिए कहें कि हमें इसके बारे में जानकारी पूरा अच्छे से मिल जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें, साहित्यिक स्रोत भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, पुरातात्विक स्रोत भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, तो हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए, हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे। अर्थशास्त्र जो कि हम जानते हैं कि चाणक्य और कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में देखेंगे कि अर्थशास्त्र से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है मौर्य समय का, क्योंकि लिखा गया था ये मौर्य काल के समय में, ठीक है। फिर मेगास्थनीज था, हम बात करेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में बात करेंगे, जहाँ की जो हमारा ये राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज।
तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि इंडिका में क्या क्या हमको मिलता है। उस तरह से और एक पुरातात्विक स्रोत हम देखेंगे, दीपवंश है, महावंश है, प्लूटार्क है, जस्टिन है, स्ट्रैबो है, सीरियन है, ये सभी। जैसे दीपवंश और महावंश से बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, प्लूटार्क एक अलग हम बात करें, प्लूटार्क भी साहित्यकार है, जस्टिन साहित्यकार है। अलग अलग साहित्यकारों का अलग अलग मत था और अलग अलग चीज बारे में बोले हैं। जैसे विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, इनका एक किताब है। इसमें बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीसल बोला गया, नीचे कुल का बोला गया। तो हमें कुछ कुछ जानकारी सब छोटे छोटे चीजों से मिलता है। ये सेकेंडरी आप मानिए तो ये सेकेंडरी सोर्स है, प्राथमिक नहीं है, द्वितीय स्रोत की बात करें। लेकिन प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राथमिक हमारा वो अर्थशास्त्र और मेगाथन, इससे ज्यादा जानकारी मिलता है। वही बात करें पुरातात्विक, मतलब कि जो वस्तुएं प्राप्त कर, तो अशोक का सबसे पहला तो अशोक का अभिलेख जो बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ। अशोक का अभिलेख हम आगे चर्चा करेंगे अशोक का अभिलेख का। तो अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलता है, चंद्रगुप्त का ताम्रपत्र लेख से जानकारी मिलता है, साथ ही रिंग बेल उस समय के छायादार कुएं बनाएंगे उससे भी जानकारी मिलता है। एक रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, उससे भी कुछ कुछ जानकारी हमें मिलता है। तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, एक हम बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिरकार ये मौर्य साम्राज्य का मतलब हम एक तरह से निर्माण कैसे कैसे हुआ, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने जो भी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग किया था, पहले हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहना सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि नगरीय व्यवस्था थी। ये कैसे थी? नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग बहुत ही विकसित था। यहाँ का जो हम घर देख रहे हैं तो बहुत ही अलग तरीके से बनाया हुआ था, ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया था। हमने इसकी चर्चा बहुत डिटेल में किया है। ये नगरीय व्यवस्था थी। फिर देखते हैं आर्यों का आक्रमण होता है, आर्यों का आगमन होता है। तो आर्यों का आगमन होता है, नगरीय व्यवस्था आपको मतलब कहने का मतलब हमारा खत्म हो जाता है। जो आर्यों का आगमन होने के बाद ये नगरीय व्यवस्था हमारा धीमा धीमा देखेंगे। उस समय हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि जब उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा क्या होता है कि धीमा धीमा नगरों का हमारा पतन होने लगता है। तो फिर जब आर्यों का आगमन होता है तो हम देखते हैं ये आर्यों का आगमन होने के बाद देखते हैं वैदिक सभ्यता आता है, वैदिक सभ्यता। तो देखिए वैदिक सभ्यता में जो आज जाते हैं तो वैदिक सभ्यता को हमने दो पार्ट में पढ़ा था। हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। देखिए ऋग वैदिक में देखा था कि उस समय जो आर्य आए थे शुरू तो वो एक तरह से घूमते रहते थे, ठीक है, चारागाह की खोज में घूम रहे थे इधर से इधर। इनका कोई स्थिर नहीं था, ये जन के रूप में रहते थे और ये इधर से इधर कबीले के रूप में थे, जन के रूप में थे और इधर से इधर घूमते रहते थे। इनका कोई भी एक निश्चित जगह नहीं था, रुके नहीं थे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ग्रामीण टोटली तरह से वैदिक सभ्यता पूरा ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इंडस वैली सभ्यता बात करें नगरीय सभ्यता थी, ये चीज हम बात करें। लेकिन उत्तर वैदिक में देखते हैं कि लोहे का खोज होता है तो लोगों का थोड़ा कृषि होने लगता है और साथ ही साथ जब कृषि होता है तो इन लोगों का जीवन स्थिर हो जाता है। तो देखते हैं जन है जो हमारा, ये जन हमारा जो है, जैसे जन कहने का मतलब कि एक छोटा सा एक परिवार हुआ, बहुत सारे परिवार को मिलकर एक जन बनता था, जो कबीला बनता था। तो जब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे बहुत सारे कबीला, एक कबीला दूसरे कबीला को हरा के जीत के अपने अंदर कर रहा है और बहुत सारे कबीलों को मिला के हमने देखा था कि जनपद बना था। जन मिला के हमारा जन से हमारा जनपद का विकास हो चुका था, जन से हमारा जनपद का विकास हो चुका। अब लोगों का जीवन स्थायी हो चुका था, लोगों का जीवन स्थायी हो चुका था। साथ में जब लोहे का खोज हुआ, जब ज्यादा कृषि हुआ तो ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, राजा के द्वारा ज्यादा टैक्स वसूला जाने लगा। इस तरह से हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक के लास्ट आते आते हम उत्तर वैदिक के बाद की बात करेंगे। तो ये जनपद, बहुत सारे जनपद, जैसे ये जनपद है, एक जनपद के अंदर बहुत सारे जन हैं, बहुत सारे जन हम देखिए हम कर देते हैं डॉट डॉट, ये बहुत सारे जन है एक जनपद के अंदर और बहुत सारे जनपदों को मिला के बनाया महाजनपद। अब देखिए बहुत बड़ा लेवल पे बन गया है यह महाजनपद। हमने बात किया था महाजनपद के निर्माण कैसे हुआ, इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से किया। और यही महाजनपद के बाद हम देखते हैं कि मगध महाजनपद सक्सेसफुल होता है और यही मगध महाजनपद पे साम्राज्य की स्थापना होना स्टार्ट होता है। हमने देखा था हर्यक वंश के देखा था, शिशुनाग वंश देखा था, नंद वंश देखा था, जो कि छोटे छोटे थे, उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन अब देखेंगे कि नंद वंश का खात्मा करके हमारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बृहत होता है। तो हम उसी की आज चर्चा कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के। हमने एक बैकग्राउंड बता दिया आपको कि कैसे कैसे आपका थोड़ा रिकैप हो गया होगा। जिनका भी थोड़ा सा समय नहीं है वो जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अब हम देखते हैं, पूरा हम देख रहे हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे अर्थशास्त्र, साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की बात करेंगे
तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया आपको पता होगा, कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, इसका ही नाम था विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है मौर्य समाज के बारे में। तो ये विष्णुगुप्त, तो हम थोड़ा चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करेंगे इनके पिता का नाम चनक, इनके पिता का नाम चनक था और इन्हीं के नाम पे चाणक्य इनका नाम पड़ा, ठीक है। अगर बचपन की बात करेंगे बचपन का नाम का, तो बचपन का नाम इनका था विष्णुगुप्त, इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी हमारा ये युद्ध जीता, ये पूरे चाणक्य के सहायता जीता, ठीक है। चाणक्य ने किताब की रचना की, अर्थशास्त्र उसका नाम है। और ये अर्थशास्त्र में हम देखेंगे तो ये अर्थशास्त्र में हमारा राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं की बात की गई। ऐसा नहीं कि आप अर्थशास्त्र देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आर्थिक चीज़ों की बात की गई, ठीक है। लेकिन इसमें हमारा जो मेन रूप से बात किया गया अर्थशास्त्र में, ये राजनीतिक और सामाजिक पहलुओं पे बात की गई है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया। ये बहुत सवाल पूछता है इसमें किस चीज़ के बारे में है, तो राजनीतिक और सामाजिक पहलू के बारे में, ठीक है। अगर अर्थशास्त्र की बात करेंगे इसका 15 भाग है, जिसको अगर हम बात करें 15 भाग को, तो 15 भाग को यहाँ पे प्रकरण ही बोलते हैं, सॉरी प्रकरण नहीं, अधिकरण। 15 भाग का नहीं, चैप्टर्स होते हैं, जो हम किताब पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, तो 15 चैप्टर्स है, उसको अधिकरण बोला गया है। 15 भाग बात करेंगे तो 180 उपभाग हैं, उपभाग को यहाँ प्रकरण बोला गया है। तो पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकरण है, कितने अधिकरण है। तो अधिकरण की बात करेगा तो 15 और प्रकरण की बात करें तो 180। साथ ही साथ 600 श्लोक है, तो ये तो सवाल नहीं पूछता है, 600 श्लोक है। और ये जो लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, इसकी अगर हम बात करेंगे, थोड़ा हम इसको जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। देखिए जो अर्थशास्त्र लिखा गया है, जो अर्थशास्त्र, ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली, चंपू शैली की अगर बात हम करेंगे, चंपू शैली कहने का मतलब आपके लिए नया शब्द होगा। तो चंपू शैली की जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, चंपू शैली में लिखा गया है। ये हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। इसमें 15 भाग है और इसमें बोला गया है, इसके बारे में बोला गया है, ये अन्य पुरुष साहित्य है। अन्य पुरुष साहित्य कहने का मतलब क्या हो, जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए। इसमें हर चीज़ की जो भी बात की गई है दूसरे के प्रति बोला गया, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया गया कि होता है, ऐसा नहीं, सब कुछ लिखा गया करना चाहिए। तो इसीलिए इसको बोला गया कि अन्य पुरुष, दूसरों के लिए बोला गया है। इसलिए हर शास्त्र को अन्य पुरुष भी बोलते हैं, अन्य पुरुष शास्त्र बोलते हैं। ये चंपू शैली में लिखा गया है, गद्य पद है, 15 भाग, 180 उपभाग और 600 श्लोक। ये सब चीज़ आपने देख लिया। पिता का नाम चनक और उनके बचपन का नाम हमने देखा विष्णुगुप्त, ठीक है। देखिए जो अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे, एक और हम बात करेंगे चाणक्य के, जिसको बोला गया है भारत का, जो सवाल पूछता है मैकियावेली। तो पूछ दिया अगर सवाल में कि भारत का मैकियावेली के नाम से कौन जाना जाता है। भारत के मैकियावेली के नाम से जाने जाते हैं हमारे चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी बोलिए, तीनों इनका एक ही का नाम है, ठीक है। तो हमने अर्थशास्त्र का एक बैकग्राउंड देखा कि अर्थशास्त्र हमारा आखिरकार है क्या। अब हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए चर्चा करेंगे हम अर्थशास्त्र के अंदर। तो अर्थशास्त्र में देखिए एक चीज़ बोला गया है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, कर व्यवस्था, ये जितना मजबूत होगा जिस राज्य का, वो राज्य उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। साथ में यही बोला है कि ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हमारा उल्टा है किसके, लोकहित के, पब्लिक सपोर्ट के, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक राजा कर को बढ़ा देता है तो उसका पब्लिक उससे नाराज होगी, उसके जो जनता नाराज होगी,
और उतना ही उसका शासन कमजोर होगा। अगर कर व्यवस्था को अगर नॉर्मल रखता है, सही रखता है, तो उसको पब्लिक उतना ही सपोर्ट करेगी। ये चीज बात कहा गया हमारा अर्थशास्त्र में, ठीक है। साथ ही साथ हमारा अर्थशास्त्र में ये बोला गया है, अगर हम बात करेंगे इसका, तो अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी बात जो बोली गई है, ये बोला गया है कि राजा को लोकहित में काम करना चाहिए। लोकहित कहने का मतलब ये हुआ कि जनता के हित में काम करनी चाहिए। लोकहित में काम, राजा को लोकहित को देखते हुए काम करना चाहिए, ये चीज बोला गया। और जो सबसे मेन चीज है इसमें जो बात की गई है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं, सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है हमारे इस अर्थशास्त्र के अंदर। हमें सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो देखिए सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा गया है कि सप्तांग क्या, जैसे कि हम इसमें बोला गया 7 चीज के बारे में। पहला राजा, ठीक है, राजा, अमात्य, तीसरा जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और सातवां मित्र। देखिए ये बोला गया है कि ये सप्तांग सिद्धांत है। राजा, उसके फिर नीचे अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। साथ में ये भी बोला गया है कि हर एक, जैसे कि अगर इसमें बोला गया जैसे कि मित्र के पास, मित्र जो है ये एक संस्था की तरह से मानिए, एक तरह से आप जो भी मानिए, एक पार्ट मानिए सिस्टम का। तो बोला कि इसके ऊपर जो खतरा होगा ये सेना के खतरा के 1/10 हुआ। कहने का मतलब अगर इसके पास 1 खतरा है, इसके पास 10 खतरा, अगर इसके पास 10 खतरा तो इसके पास 100 खतरा। कहने का था 10 गुना खतरा है, एक नीचे अगर हम जाएंगे तो 10 गुना खतरा कमते जाएगा, 10 भाग खतरा कमते जाएगा। ये बोला गया सप्तांग सिद्धांत के अंदर। जैसे कि अगर राजा के ऊपर जो भी संकट है, राजा के ऊपर जो भी संकट है, अमात्य के ऊपर जो संकट है, राजा के संकट का 1/10 है, ये बताया गया है सप्तांग सिद्धांत के अंदर, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत के अंदर बोला गया है। साथ में हम बात करेंगे इसमें नया पेज ले लेते हैं। देखिए हमने एक चीज छोड़ दिया, हमने एक चीज छोड़ दिया कि जो अर्थशास्त्र है का संकलन किसने करेगा। ऐसा तो लिखा, हमने देखा कि हमने अर्थशास्त्र जो लिखे हमने वो विष्णुगुप्त ने लिखा, चाणक्य ने लिखा, लेकिन जब वो बिखर गया था तो मतलब हर इसका अलग अलग हिस्सा हो गया था, तो इसका एक संकलन किया। हमारे एक संकलन करने वाले उनका नाम है श्याम शास्त्री। ये चीज ध्यान रखिए, श्याम शास्त्री। तो अर्थशास्त्र का संकलन किसने किया? श्याम शास्त्री ने। अर्थशास्त्र का संकलन करने वाले कौन हो गए? श्याम शास्त्री, ठीक है। ये चीज हमने छोड़ दिया था, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। श्याम शास्त्री, ठीक है। हमने देख लिया कि सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किसमें की गई, तो अर्थशास्त्र। सवाल आ सकता है सप्तांग सिद्धांत की चर्चा कहाँ की गई, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र में किया गया है सप्तांग सिद्धांत की चर्चा, ठीक है। अब और हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अंदर, तो हमने गुप्तचर व्यवस्था की बात की गई, आगे हम चल के पढ़ेंगे, जब प्रशासन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था की बात की गई है, न्याय व्यवस्था की बात की गई है, राजस्व व्यवस्था की बात की गई है। सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। हम आगे जाके जब बढ़ेंगे तो आगे हम सब चीज़ों को देखेंगे। इस तरह से हमने अर्थशास्त्र के अंदर जो भी चीज़ था हमने देख लिया, ठीक है। अब जो आगे पढ़ते जाएंगे प्रशासन, तो हम एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज का इंडिका के बारे में चर्चा करेंगे कि मेगास्थनीज का इंडिका क्या था। चलिए देखिए, हम पढ़ने वाले हैं मेगास्थनीज का इंडिका। देखिए ये जो मेगास्थनीज था, ये मेगास्थनीज था जो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। जब आगे हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के, तो उसमें देखते हैं कि जब सिकंदर छोड़ के चला जाता है सब कुछ, तो उस समय जो हमारा उस समय का जो पार्ट है उधर का, हम अगर बात करेंगे पश्चिमी और उत्तरी पार्ट की बात करेंगे, तो वहाँ सेल्यूकस निकेटर का शासन था। सेल्यूकस निकेटर अटैक करता है हमारे मौर्य वंश पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उसमें हार होती है सेल्यूकस निकेटर की। और फिर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य शर्त रखते हैं
तो उस शर्त की हम बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे, तो उसमें उसमें उसकी बेटी कर्नोलिया शादी करते हैं, साथ में साथ और चीज हम देखेंगे। लेकिन हम बात करेंगे तो एक राजदूत देता है, राजदूत रहता है, सेल्यूकस निकेटर भेजता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज रचना करता है इंडिका का, ठीक है, इंडिका का ये किताब का रचना करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडिका की, तो इंडिका एक तरह से अब अवेलेबल नहीं है, उसका कुछ कुछ पार्ट्स अवेलेबल है। इंडिका जो था वो बर्बाद हो चुका था, उसका अवेलेबल नहीं है, तो उसको संकलन किया गया, कहीं कहीं से उसका उदाहरण लिया गया, जैसे कि कुछ कुछ लेखकों ने, उस समय के लेखकों ने उसका जिक्र किया, इंडिका का जिक्र किया, तो वहां से वो लाइन उठाया गया और उससे करते करते बहुत सारे लाइन उठा के एक संकलन किया गया। तो अगर सवाल पूछता है कि संकलन किसने किया, तो स्वान वेग, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इंडिका का संकलन किसने किया? स्वान वेग, स्वान वेग ने इंडिका का संकलन किया 1846 में, 1846 में, ये ध्यान रखिए, ठीक है, 1846 में इंडिका का संकलन किया। उसके बाद ही हमें इतिहास का पता चलता है, जो भी चीज देख रहे हैं, ठीक है। स्वान वेग ने 1846 में। फिर एक बात करते हैं, एक और हम नाम देखते हैं, मैक्क्रिंडल महोदय, मैक्क्रिंडल महोदय। तो मैक्क्रिंडल महोदय ने इसका इंग्लिश अनुवाद किया। जो भी हम देखें मेगास्थनीज का जो इंडिका है, उसका कौन किस में अनुवाद किया? तो इंग्लिश अनुवाद किया 1891 में। तो हमने देखा कि स्वानबेग, मैक्क्रिंडल, ये चीजें हमने देखा मेगास्थनीज के इंडिका में, ठीक है। तो मेगास्थनीज के इंडिका से सब बहुत सारे उस समय के जो भी, जैसे कि हम बात करेंगे उस समय की जो लेखक की बात करेंगे, एरियन, यह चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। स्ट्रैबो, बस आपको तो यहाँ पे ये याद रखना है इंडिका की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, इन्होंने अपने अपने जो भी इनके बुक है, इन्होंने अपने अपने बुक में कोट्स डाले हैं। कोट्स कहने होते हैं, उस इंडिका के बारे में इनको पता होगा, तो इंडिका से कुछ कुछ लाइन उठा के अपने सारे बुक में डाले, इसमें लिखा गया। तो जब बुक को पढ़ा गया एरियन की बुकों को, तो वहां से इंडिका का संकलन हो पाया, क्योंकि इंडिका जो हमारा इंडिका मूल रूप से हमारा उपलब्ध नहीं था, ठीक है। तो उसका फिर संकलन किया गया स्वानबेग द्वारा 1846 एडी में। फिर मैक्क्रिंडल महोदय ने इंग्लिश में अनुवाद किया 1891 में। हमने देखा ये मेगास्थनीज का इंडिका के बारे में। अब देखते हैं इंडिका के अंदर क्या है, किस चीज की चर्चा ज्यादा की गई है। तो मेगास्थनीज के इंडिका के अंदर जो चर्चा की गई, सबसे बड़ी बात हम देखेंगे, उसमें पाटलिपुत्रा नगर के बारे में बताया गया, ठीक है। पाटलिपुत्रा, जो आज पटना बोल रहे हैं, पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताया गया, उसको उसमें लिखा गया पालीब्रोथा, ठीक है। पाटलिपुत्रा को इंडिका में लिखा गया है पालीब्रोथा, पालीब्रोथा, और पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताया गया है हमारा। और ये बोला गया कि गंगा और सोन नदी के बीच में एक नगर है, उसको पाटलिपुत्रा या पालीब्रोथा कहा गया, ये बोला है अपने इंडिका में। तो ये तो सही बात है, तो हम मान सकते हैं कि इंडिका में कुछ कुछ सही लिखा हुआ, और बहुत कुछ लिखा गया जो कि हम बात करेंगे तो झूठ लिखा गया, ठीक है। हम देखेंगे कि पटना के बारे में इन्होंने क्या वर्णन किया, तो हम एक थोड़ा सा इसको डायग्राम से देख लेते हैं, पटना के बारे में इन्होंने क्या वर्णन किया है, ठीक है। देखिए, पाटलिपुत्रा के बारे में बोला गया, ये जो पटना है इसके बारे में बोला गया क्या, हमारा पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र के बारे में बोला है कि इसकी लंबाई 16 किलोमीटर, उस समय की बात कर रहे हैं, और चौड़ाई 5 किलोमीटर, ठीक है। ये बोला कि लंबाई पटना एक शहर, पाटलिपुत्रा एक नगर के बारे में बात किया गया है मगध के समय में, बोला कि 16 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 16 किलोमीटर को इन्होंने बोला है 80 स्टेडियम। ये स्टेडियम जो एक नापने का, जैसे कि आज हम देख रहे हैं किलोमीटर जो नापने का है, उस तरह से स्टेडियम नापने का यूनानी परंपरा के अनुसार ये स्टेडियम नापने का एक हमारा पद्धति है। तो बोला कि 80 स्टेडियम, और इधर अगर देखेंगे तो 25 स्टेडियम, ये 25 स्टेडियम, मतलब 80 स्टेडियम लंबाई और 25 स्टेडियम इसकी चौड़ाई है, इसके बारे में बोला गया पाटलिपुत्रा के बारे में। साथ ही साथ ये बोला गया जो पाटलिपुत्रा है, ये जो पाटलिपुत्रा है, ये चारों तरफ से गहरी खाई से घिरा हुआ, गहरी खाई करने होती है, चारों तरफ गड्ढा है, चारों तरफ पूरे शहर के चारों तरफ गड्ढा है, ये बोला है पूरे शहर के चारों तरफ गड्ढा है। और वो बोला कि 185 मीटर चौड़ा है,
कह रहा हूँ 185 मीटर चौड़ा है ये पाटलिपुत्रा का बाउंड्री, यहाँ से इस गड्ढे के बीच में 185 मीटर चौड़ा है और साथ ही साथ 30 हाथ गहरा। कि अगर कोई भी अगर शहर को पूछ सके तो जल्द ऐसे ही शहर कोई भी नहीं पूछ सकता है पाटलिपुत्रा, क्योंकि इसकी जो गहराई की बात करें 30 हाथ गहरी है और 185 मीटर हमारी चौड़ाई है। ठीक है, ये पाटलिपुत्रा शहर के बारे में बताया। साथ में ये बोला है कि जो राजा का जो महल के बारे में बोला कि जो कि राजमहल है, जो राजमहल है ये बोला कि कुम्हरार के पास है, जो आज हम देख रहे हैं पटना में कुम्हरार, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोला कि जो महल है ये कुम्हरार जगह है, कुम्हरार के पास है राजमहल हमारे पाटलिपुत्रा में, ये चीज बोला गया है। और साथ में ये बोला गया है कि जो ये राजमहल है, इन्होंने राजमहल के बारे में बोला है कि ये जो राजमहल है, राजमहल जो है ये लकड़ी का बना है, लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, बोला कि राजमहल जो है ये लकड़ी का बना हुआ है। और इसके बारे में बोला है कि ये जो राजमहल है ये सूसा एवं बतना, ये नाम देखिए, सूसा एवं बतना, ये ईरान का शहर का नाम है, ये ईरान के शहर का नाम है। ठीक है, सूसा एवं बतना ये मध्य एशिया के जो भी शहर है उसके बारे में बताया गया। बोला कि सूसा एवं बतना के भी महलों से भी अच्छा है ये राजमहल जो लकड़ी का बना हुआ पाटलिपुत्रा का महल, इसके बारे में महल के बारे में बताया है। ये हमारे मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा हुआ है। और एक चीज और इन्होंने बताया है मेगास्थनीज की इंडिका में, हम अगर इसको देख लेते हैं, इन्होंने बताया कि इनके चारों तरफ 4 दीवारी बनाया था, बाउंड्री बनाया था, पूरे शहर के चारों तरफ बाउंड्री बनाया हुआ था। इसके बारे में बोला जो बाउंड्री बनाया हुआ था इसमें बोला गया है कि 64 दरवाजे थे, 64 दरवाजा है और 500 खिड़कियां। ठीक है, ये बोला है कि 64 दरवाजे हैं और 500 खिड़कियां हैं, ये बोला है। इसके बारे में हमारे पाटलिपुत्रा का जो 4 दीवारी है इसके बारे में बोला। ठीक है, 64 दरवाजे और 500 खिड़कियां के बारे में बोला गया है हमारे मेगास्थनीज के इंडिका में। तो हमने देखा पाटलिपुत्रा के बारे में इतना इन्होंने बताया है डिटेल से, और हम मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंडिका में और क्या चीज़ है, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपको अगर क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब हम आगे बढ़ाते हैं। इसने बहुत दास प्रथा के बारे में, दास प्रथा का भाव बताया, कहा कि दास प्रथा जो गुलाम प्रथा है ये नहीं बताया मौर्य साम्राज्य के बारे में, ये बताया कि दास प्रथा नहीं था। इन्होंने बताया कि 7 वर्गों में 7 जातियों में विभक्त था, तो ये गलत बात है। उसमें 7 वर्गों में विभक्त था। हम अगर बात करेंगे तो 4-5 ही वर्ग थे उस समय। ये 7 वर्ग के बारे में जो बताया इन्होंने उतना हम सही नहीं बोल सकते हैं, इन्होंने सही नहीं होता। और बोला इन्होंने कि राजस्व दर, जो मैं पॉइंट लिखा वो बस ध्यान रखिए। राजस्व दर की बोला गया कि ये पूरे उपज का 1/4 था उस समय, राजस्व दर 1/4 था, ये बोला गया है। और साथ ही साथ उत्तरा पथ मार्ग की चर्चा की गई है, उत्तरा पथ मार्ग की चर्चा की गई। ठीक है, उत्तरा पथ मार्ग हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे तो एक मार्ग है उसका नाम उत्तरा पथ, तो उत्तरा पथ मार्ग की चर्चा की गई। मेगास्थनीज की इंडिका में दास प्रथा का अभाव बताया गया, बोला गया कि समाज उसमें 7 वर्गों में था, वो जो कि गलत है। राजस्व दर को बताया गया कि 1/4 है, ये सब चीज़ें बोली गई। साथ में बोला गया है कि नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन है जो ये 6 समितियों से चलता था। जो नगर का जो प्रशासन था, जो नगर का जो प्रशासन जो देखभाल होना था, नगर कैसे कैसे क्या काम है, वो 6 समितियां था, 6 कमेटी था। और 6 कमेटियों में 5-5 सदस्य था, तो पूरा कहने का 30 सदस्य था जो पूरे नगर को चलाता था। ये चीज बारे में बात की गई, हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो भी चीजें था हमने देख लिया, हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया। मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में चर्चा कर लिया, हमने अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो भी हमने थोड़ा जो उसमें मैंने बताया था, जैसे कि जस्टिन के बारे में। तो जस्टिन जैसे कि देखेंगे, प्लूटार्क ने बोला है कि 6 लाख सेना लेके, ये बोला कि 6 लाख का सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये प्लूटार्क ने बताया। ठीक है, जो कि सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता, वो हम कंफर्म नहीं बोल सकते इसके बारे में। ठीक है, ऐसा लिखा गया कि 6 लाख सेना लेके पूरे भारत को रौंद डाला है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला, प्लूटार्क ने बोला। ठीक है, उस तरह से हम बोलेंगे जस्टिन ने बोला है कि ये डाकुओं का गिरोह था।
मौर्य काल के बारे में बोला है कि डाकुओं का गिरोह था। इस तरह से मुद्रा विशाखा दत्त जो हमारे राइटर हुए, इनके मुद्रा किताब है इनका, जिसमें बोला गया है वृष, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बोला कि नीचे कुल का था। किस नीचे कुल का बताया गया, नीचे कुल का वृषल बोला गया है। ये मुद्रा, तो वृषल की चर्चा कहाँ की, मुद्रा राक्षस में, जो कि लिखा गया विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक है, तो अब ये सब देख लिया। अब हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है जिससे कि हमें मौर्य काल के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे दो चीज, चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र लेख और रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, हम इसको देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैप हमारा कहाँ चला गया, ठीक है, हाँ ठीक है, हमने देखा यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत में हम अशोक के अभिलेख के बारे में बात चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा है। हम देखेंगे पहले चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख और रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। ठीक है, ये रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख था और ये हमारा अशोक का और चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में क्या चर्चा की गई है। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। तो पहले हम रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। रुद्रागमन की अगर बात करें तो ये शक वंश का था, शक वंश का था। हम पढ़ेंगे इसके बाद में, आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे शक वंश के बारे में। तो शक वंश का अभिलेख था, रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। ये अभिलेख पहला वाला अभिलेख जो खासियत है, इस संस्कृत का प्रथम अभिलेख है, संस्कृत का प्रथम अभिलेख। तो संस्कृत का प्रथम विशुद्ध अभिलेख की बात करें तो रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख होगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये 150 एडी में लिखा गया था, कहने मतलब जो अभी एडी चल रहा है उसमें 150 एडी में लिखा गया था। इसने बोला है कि चंद्रगुप्त, इसने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो गिरनार जो गुजरात में हम देख रहे हैं, जूनागढ़ गुजरात में है, गिरनार का जो राज्यपाल था, गिरनार का जो राज्यपाल था, इसका नाम पुष्यगुप्त बताया, पुष्यगुप्त बताया, पुष्यगुप्त बोला कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पे सुदर्शन झील का निर्माण कराया। जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे सुदर्शन झील का चर्चा बार बार होगा, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, बार बार झील को बनाया जाएगा। तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया पुष्यगुप्त ने, जो कि राज्यपाल था गिरनार का, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसकी बात की है रुद्रागमन के जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में। तो चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख, इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी हम आगे कर देते हैं। देखिए, तो चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख दो अभिलेख हैं। एक हमारा हम बात करेंगे तो सोगौरा अभिलेख है, जो ताम्रपत्र कहने को तांबा के चादर टाइप का, जैसे हम चदरा देखते हैं, चदरा तांबा का चदर टाइप का बनाया हुआ और उस पर लिखा गया है। ठीक है, तो सोगौरा जो कि हमारा गोरखपुर यूपी में, ठीक है, सोगौरा गोरखपुर यूपी में है। फिर महास्थान जो कि बांग्लादेश में, आज हमारा बांग्लादेश में है। ये दो अभिलेख है, ये दो अभिलेख में महास्थान अभिलेख, महास्थान जगह का नाम है, सोगौरा भी जगह का नाम है। तो जहां मिला वहां के नाम के अनुसार लिख दिया कि सोगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख और महास्थान का ताम्रपत्र अभिलेख में इन्होंने बताया है, इसमें लिखा गया है कि जब अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। इसकी चर्चा भी हम आगे करने वाले हैं। यही 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। तो बोला गया कि जो अन्न, हम बात करेंगे अन्न जो भंडार था, खाद्यान्न भंडार या खाद्यान्न बोल सकते हैं, अन्न भंडार था, वहां से अन्न को निकाल के बांटा गया था। ये चीज चर्चा दोनों में यही किया गया, सोगौरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख में यही चीज बोला गया है कि जो अन्न भंडार है, अन्नागार है, वहां से हम अन्न को निकाल के जनता के बीच में बांटेंगे। ये चीज बताया गया चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, और आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम। अब हमारा आ जाएगा, हाँ, तो चंद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख हमने देख लिया, रुद्रागमन का जूनागढ़ अभिलेख देख लिया। अब हम देखेंगे अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख की बात करेंगे, तो अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक का अगर हम सबसे बात करेंगे तो इन्होंने ईरान चाहे तो फारस बोले, इससे ही प्रभावित होकर अभिलेख लिखना स्टार्ट किया, जब हमने पहले बता चुका है। ईरान और फारस से इन्होंने लेख लिखना स्टार्ट किया, अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया। और अगर बात करेंगे इन्होंने अपने भाषा यूज किया, जो प्राकृत भाषा का यूज किया। तो पूछता है कि अशोक ने अधिकतर अभिलेख में कौन सा भाषा का यूज किया, तो प्राकृत भाषा का।
लिपि की बात करेंगे तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो लिपि का उपयोग किया है ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया है, ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया है अभिलेख में। ठीक है, ब्राह्मणी अभिलेख जो बाएं से दाएं लिखा जाता था, जो ब्राह्मणी अब लिपि देख रहे हैं, जो आज का हमारा देवनागरी लिपि है वो है। लिपि बात करना जो लिखने का जो स्टाइल है उसको बोलते हैं लिपि, और भाषा जो हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं भाषा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो प्राकृतिक भाषा, उसमें जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा जो आज हमारा हिंदी भाषा है, और लिखने का हिंदी भाषा को जो लिखने का स्टाइल उसको बोलते हैं देवनागरी लिपि। ठीक है, तो लिपि हमारा हो गया, ब्राह्मणी लिपि में इन्होंने अभिलेख लिखा। तो यहाँ पे अशोक के बारे में बात है, 47 स्थान से 150 अभिलेख, बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाया। तो 47 स्थान से 150 से भी ज्यादा अभिलेख इनके प्राप्त हो चुके हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है हमें इस अभिलेख के बारे में। ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा कि थोड़ा हम 4 लगाते हैं, ये लैपटॉप नहीं तो बंद हो जाएगा, तो 4 लगा लेते हैं। कहाँ है मार्कर? ठीक है, एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा, सही है ना। चलिए, तो 47 स्थान से 150 अभिलेख प्राप्त हुए अशोक के। ठीक है, इनकी लिपि थी क्या? ब्राह्मणी लिपि थी, और भाषा क्या था? प्राकृतिक था, ये हमने देखा। तो देखिए, अशोक के पहले ही ब्राह्मणी लिपि का उपयोग होता। अशोक के कहने का मतलब जो मौर्य काल के आने के पहले भी प्राक मौर्य बोलेंगे, प्राक मौर्य काल बोलेंगे, प्राक मौर्य काल। मौर्य काल स्टार्टिंग जब फेज था, स्टार्टिंग फेज हुआ था, उसको बोलते हैं प्राक मौर्य काल। क्या लिख रहा है? कॉल। प्राक के मौर्य काल, प्राक के मौर्य काल के समय भी कुछ कुछ जगह पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसके बाद का अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, श्रीलंका, पिपरहवा, सोगारा। तो ये जगह, ये इन स्थानों से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कि प्राक मौर्य काल के अभिलेख है। मतलब मौर्य काल जिसमें स्टार्टिंग फेज में था। हम अशोक की बात करें तो अशोक तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, तब अशोक आया। तो इन्होंने तो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया है, लेकिन पहले भी ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। तो प्राक मौर्य काल के ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख की बात करें तो हमारा अनुराधापुर अभिलेख श्रीलंका का, पिपरहवा अभिलेख और सोगौरा गोरखपुर का, ये अभिलेख की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन्होंने जो अभिलेख लिखवाया और भी भाषा में और भी लिपि में लिखवाया, जैसे ब्राह्मणी लिपि नहीं, ब्राह्मणी लिपि मुख्यतः कहने की ज्यादा अभिलेख इनके ब्राह्मणी लिपि में मिलेगा, लेकिन इन्होंने और भी अभिलेख लिखवाया। जैसे कि हम बात करेंगे तो खरोष्ठी लिपि का उपयोग करवाया। खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे तो वो लिखा जाता है दाएं से बाएं। ठीक है, हमने इसकी चर्चा पहले भी कर चुका है। खरोष्ठी लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, जैसे उसका उल्टा, ये खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, तो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख की बात करेंगे तो खरोष्ठी लिपि में है सहवाजगढ़ी, आगे भी देखेंगे हम सबका, कोई दिक्कत नहीं है। मानसेरा, ठीक है, मानसेरा और कालसी, ये 3 अभिलेख है जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया। सहवाजगढ़ी, मानसेरा, खालसी। ठीक है, इसको हम साइड में अच्छे पेज में लिख देते हैं जो कि आपका क्लियर हो जाए अच्छा से। तो हम लिखेंगे पहला खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में तो अधिकतर अभिलेख है तो उसकी चर्चा तो हम कर ही लेंगे। तो हम खरोष्ठी लिपि की बात करेंगे तो सहवाजगढ़ी, मानसेरा, ये सहवाजगढ़ी और जो मानसेरा अभिलेख है, ये अभिलेख हम बात करेंगे, ये हमारा अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उस तरह से कालसी अभिलेख है। ये तीन जो अभिलेख है ये खरोष्ठी लिपि में लिखे, और भी अभिलेख छोटे छोटे उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और बात करेंगे अरमाइक लिपि में। देखिए, लिपि अरमाइक लिपि में जो अभिलेख लिखा है, अरमाइक लिपि में अभिलेख मिलता है लघमान। ठीक है, लघमान, इसको बोलते हैं जलालाबाद, ये सब पाकिस्तान का एरिया। तो लघमान अभिलेख, जलालाबाद का अभिलेख, ये अरमाइक लिपि में लिखा गया है। और इसमें जो भाषा यूज किया गया, सीरियन भाषा, सीरिया का भाषा यूज किया गया। और ज्यादातर इसमें जो लिखा गया, सीरिया के जो राजा उस समय, उनका इसमें ही बस चर्चा किया गया।
ये अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हुए लगमान, जलालाबाद, खरोष्टी के शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और कालसी, हम इनकी चर्चा कर लिया। आगे हम देखते हैं और भी देखेंगे। यूनानी अभिलेख भी उन्होंने लिखा, यूनानी भाषा में भी अभिलेख लिखा, यूनानी लिपि में भी, यूनानी और अरमाइक दोनों मिला के, यूनानी और अरमाइक दोनों लिपि में इन्होंने अभिलेख लिखा है। और वो अभिलेखों में कंधार, सारकुना, शेरकुना भी देखने को मिलेगा आपको कहीं कहीं नाम। तो सारकुना और ये कंधार जो अभिलेख है, ये अभिलेख अरमाइक और यूनानी दोनों में लिखा गया है। तो हमने सारा जो अभिलेख लिपि में लिखा गया, हमने इनकी चर्चा कर लिया। हमने कहने का तो एक तरह से अभिलेख के बारे में हमने डिटेल देख लिया कि अभिलेख क्या क्या कैसे कैसे इनका अभिलेख था। अब देखेंगे इनका अभिलेख का टाइप, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने अभिलेख 3 टाइप के अभिलेख लिखे। इन्होंने लिखा शिलालेख, इन्होंने लिखा स्तंभलेख, गुहालेख। देखिए 3 तरह के अभिलेख इनका देखने चर्चा मिलता है। देखिए शिलालेख कहने में जो पत्थर पे लिखा गया, ठीक है। देखिए आप हमको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए पत्थर पे अभिलेख लिखा गया, कहीं के आप देखिए अभिलेख मिलेगा तो जो कि पत्थरों पे उत्कीर्ण किया गया, पत्थरों पे खोद के लिखा गया, हमारा हुआ शिलालेख, ठीक है। अब हम देखते हैं स्तंभलेख करने का पिलर पे एक स्तंभ बना दिया, एक खड़ा पिलर बना दिया और पिलर पे इन्होंने अभिलेख लिख दिया, वो देखिए स्तंभलेख है। ये हमारा बिहार में जो लिखा गया, औरिया अरेराज जो हमारा नाम है, औरिया अरेराज करके चंपारण में जगह है, वहां में मिला है ये, ठीक है। स्तंभलेख। गुहालेख करने मतलब जो गुफा बनाया, गुहा मतलब गुफा, और गुफा के अंदर जो अभिलेख लिखा उसको गुफा अभिलेख किया। जैसे कि आप देख रहे हैं बराबर की गुफा किस चित्र है, ये बराबर का जो गुफा बनाया गया था, कर्ण, चौपार, विष्णु, झोपड़ी, सुदामा, तो उसके अंदर जो अभिलेख लिखा गया ये हमारा हो गया गुहालेख, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि किन तरह के अभिलेखों की चर्चा की थी। आप लोग को क्लियर हो चुका होगा गुहालेख किसको बोलते हैं, स्तंभलेख किसको बोलते हैं और शिलालेख किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हम देखेंगे कि सारे अभिलेखों को बांटा गया था। जैसे कि हम देखेंगे शिलालेख को 2 तरह से, बृहद शिलालेख और बृहद शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर, तो बृहद शिलालेख, छोटे छोटे पत्थरों पर तो लघु शिलालेख। इस तरह से स्तंभलेख की बात करेंगे तो बड़े बड़े स्तंभों पर तो बड़े बड़े स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख बोलेंगे, पिलर टाइप कैसे बना के, ठीक है। तो बड़ा बड़ा पिलर पर लिखा तो बृहद स्तंभलेख, छोटे पिलर पर तो लघु स्तंभलेख। गुहालेख तो में कोई भी बड़ा छोटा नहीं था, बस वो गुफा के अंदर लिखा जाता। तो हमने इस तरह से देख लिया कि इनका क्या क्या अभिलेख था, हम इनकी चर्चा कर लिया। अब हम देखेंगे अगले क्लास में हम इस चीज की चर्चा करेंगे, जो इनका जो बृहद जो अभिलेख है, जो बृहद शिलालेख है, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। हम इस मैप के थ्रू देखेंगे उस चीज को। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक